तो आज हम बात करेंगे मतलब अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसमें कौन सा मान जो धनात्मक लिखा जाएगा और इसका उपयोग कहाँ पे होता है। तो इसका उपयोग जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, ठीक, जो मैथमेटिकल होता है उसको सॉल्व करने में जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि जो है हमको एक चीज ध्यान देना है, जो मान दिया जाएगा उसमें प्रतिबिंब की लंबाई दे देगा, प्रतिबिंब की दूरी दे देगा, ये जो है वस्तु की लंबाई दे देगा, वस्तु की दूरी दे देगा। तो हमको उसमें सोचना कहाँ पे प्लस लगाना, कहाँ पे माइनस, घुमा फिरा के हम कह सकते हैं इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो जो है लगेंगे एक सूत्र पर, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना। ये जो है सूत्र होगा, इस पे जो है हमको याद रखना है कि f और v और u में जो है ध्यान देना कहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, कहाँ पे प्लस। क्योंकि जो है कैलकुलेशन तो कर ले जाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u पे, लेकिन कहाँ पे f प्लस होगा, कहाँ पे f माइनस होगा, कहाँ पे u प्लस होगा, कहाँ पे u माइनस होगा, और कहाँ पे v प्लस होगा, कहाँ पे v माइनस होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके आधार से जो है हमको पहचानना होगा, ठीक है ना। बात सुनिए, तो पहला है हमारा फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी, ठीक। अब फोकस दूरी जो है ये क्या होता है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तभी याद रहेगा। अगर सोचिए कि हम रट्टा मान ले तो रट्टा उट्टा मारने से याद नहीं होगा। पहले हम अवतल पे बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण हो गया, तो फोकस दूरी जो होता है अवतल दर्पण के अंदर होता है बाहर, अंदर होता है ना। अवतल दर्पण के अंदर हो गया एफ मान लीजिए यहाँ पे, और उसके पीछे क्या होता है सी। तो हम देख रहे हैं एक चीज हम लोग पढ़े, जैसे मान लीजिए यह जो है एक नंबर लाइन है, इस पे जीरो के बाईं तरफ सारा का सारा मान कैसा होता है, और जीरो के दाहिने तरफ प्लस। तो अगर मान लीजिए इसको हम सेंटर मान ले, जीरो मान ले, इसके बाईं तरफ आ रहा कि दाईं तरफ, बाएं तरफ, तो बाएं तरफ आएगा तो माइनस होगा प्लस माइनस। तो हम कह सकते हैं अवतल दर्पण का जो मान होगा वो फोकस दूरी का क्या होगा, माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, बात सुन जाए, कोई दिक्कत, ठीक। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण पे। तो मान लीजिए हमारा उत्तल दर्पण हो गया, और उत्तल दर्पण पे जो है एक चीज हम लोग पढ़े कि फोकस वगैरह भी सब क्या होता है, इधर ही होता है, ठीक है ना, पालिश वाले भाग की तरफ। अगर पालिश वाले भाग की तरफ होता है तो अगर मान लीजिए हम इसको मान लें जीरो, तो जीरो के इस तरफ सारा मान माइनस होता है, जीरो के उस तरफ सारा का सारा मान प्लस होता है। तो यहाँ पे जो फोकस दूरी होगा उसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक, धनात्मक होगा। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, धनात्मक। कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझा नहीं ना। दूसरा वाला है हमारा वस्तु की दूरी, अच्छा वक्रता केंद्र है दूसरा, वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या है, ठीक। अब एक चीज ध्यान देना है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो हम पहले अवतल दर्पण पे ही जाएंगे हमेशा, क्योंकि अवतल दर्पण में ज्यादा स्थितियां उत्तल में कम है, ठीक। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण हो गया हमारा, पीछे वाला भाग पेंट होता है, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, तो यहाँ पे एफ होता है और यहाँ पे क्या होता है सी। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो परावर्तक सतह होती है या जहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, वहां से कहाँ तक की दूरी, वक्रता केंद्र या सी तक की दूरी, इसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या जो है अवतल दर्पण के समक्ष में जीरो के जो है बाईं तरफ बन रहा है, दाहिने तरफ, बाईं तरफ। तो हम यहाँ पे अगर मान लीजिए ये बिंदु ले लेते हैं, ये हो गया हमारा शून्य बिंदु, और ये इधर वाला मान क्या हो जाएगा प्लस, इधर वाला सब मान माइनस। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक होगा, ठीक ना। कभी ये दिमाग ना लगाइएगा कि ये चीज इसमें ऋणात्मक है तो इसमें धनात्मक होगा, ऐसा नहीं चलेगा, उल्टा वाला सिस्टम नहीं, इसमें सब चीज जो सिस्टमैटिक है याद रखना है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं उत्तल पे। उत्तल वाला ऐसे होता है कुछ, इसमें जो है हमारा किधर होगा, ये हो जाएगा हमारा एफ और ये हो जाएगा सी, ठीक। तो यहाँ पे दाहिने तरफ जा रहा है, बाएं तरफ,
दाहिने तरफ जा रहा है, तो दाहिने तरफ अगर जा रहा है तो नंबर लाइन जो संख्या रेखा होती है दाहिने तरफ, जीरो के दाहिने तरफ का मान क्या होता है? धन की ऋण। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा? वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारा नंबर लाइन हो गया और इसके जो है ये बाईं तरफ वाला सारा का सारा मान और ये दाहिनी तरफ वाला, ये दायां हो गया और ये बायां हो गया, ठीक ना। तो दायां वाला प्लस होता है, बायां वाला माइनस होता है। तो इसमें जो है सब दाहिनी तरफ दिया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा? ये धनात्मक होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, है ना, वस्तु की दूरी। बात समझे? जैसे मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है और ये पीछे पेंट है। तो अगर ये पीछे पेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सीरियस मामला है ये। अगर एक पॉइंट आपसे मिस्टेक हुआ तुरंत जो है पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ पे एफ है और यहाँ पे सी है, ठीक। तो हम लोग पढ़े हैं कभी वस्तु जो है मुख्य अक्ष पर स्थित है, कभी अनंत पर स्थित है, कभी जो है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। कभी हम लोग पढ़े हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित है। कभी हम लोग पढ़े मुख्य फोकस पर स्थित है। कई स्थितियां पढ़े कि एक स्थिति, कई स्थितियां पढ़े हैं। लेकिन आज तक देखे कि वस्तु जो है उस पार दिखाई दी हो नहीं, हमेशा किस तरफ? बाएं तरफ की दाहिने तरफ। तो हमारा जो नंबर लाइन होता है, मान लेते हैं यहाँ पे जीरो है, तो जीरो तरफ के बायां, ये बायां हो गया ना, और ये क्या हो जाएगा? दायां। तो वस्तु हमेशा किधर होता है? बाएं तरफ होता है ना। तो बाएं तरफ अगर मान होगा तो ये ऋणात्मक होगा, धनात्मक? ऋणात्मक। और दाहिने तरफ मान होता तो धनात्मक। जबकि वस्तु हमेशा कहाँ होती? यहाँ पर होती है, ये वस्तु होती है ना। तो वस्तु अगर ये होती है तो हम कह सकते हैं कौन से तरफ? बाएं की दाएं? बाएं तरफ है, ठीक ना, ये बाएं तरफ होती है, ठीक। तो अगर बाएं तरफ तो ऋणात्मक होगा, धनात्मक? ऋणात्मक। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम आ जाते हैं उत्तल दर्पण, ठीक। उत्तल दर्पण में भी सेम कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एफ होता है, यहाँ पे सी होता है, और वस्तु जो होता है हमेशा इधर होता है, पीछे की तरफ, बाएं तरफ। तो अगर मान लीजिए नंबर लाइन है तो यहाँ पे इस तरफ होगा और इस तरफ प्लस होगा, इस तरफ क्या होगा? माइनस होगा। और वस्तु हमेशा किधर होता है? इधर होता है। तो यहाँ पे ऋणात्मक होगा, धनात्मक? ऋणात्मक। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है ना। बात समझ आई? अगला पॉइंट क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, ध्यान देना, लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, और दूरी का मतलब कितना दूर बन रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थात ये कितना दूर बनता है। तो एक चीज बताइए, आज तक देखे उत्तल में हम लोग दो पोजीशन पढ़े थे। उत्तल में जो एक को वास्तविक प्रतिबिंब बना था, सब काल्पनिक बना था। तो हम कह सकते हैं इसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे उत्तल वाले में क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है ना। सारा सारा क्या होता है? काल्पनिक होता है, अर्थात लागू नहीं होता है। बात सुनाई? किताबी भाषा में क्या लिखा होता है? केवल लागू नहीं। काहे नहीं लागू है? जब ओरिजिनल में बनबे नहीं करेगा तो कहां से लागू होगा? जब बनता तो लागू होता ना, ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं अवतल वाले में। अवतल वाले में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर हम मान लीजिए अवतल दर्पण बना देते हैं ऐसे, तो अवतल दर्पण में जो है पीछे वाला भाग पेंट होता है, और ये हो गया हमारा F और ये हो गया C, ठीक। तो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता नहीं बनता है? बनता है ना। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो ज्यादातर कहाँ बनता है? अवतल वाले में भी हम लोग पढ़े, एक तो जो है काल्पनिक बना था, छठवां पोजीशन।
और वो कैसा बना था, वस्तु छोटा था लेकिन उसका जो प्रतिबिंब था वो वस्तु से बड़ा बना था और मुख्य अक्ष के ऊपर बना था। ठीक, तो यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान देना है कि जो एक अपवाद हो जाए उसको नियम नहीं माना जाता है। जो ज्यादा संख्या में होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, नियम। ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, ऊंचाई बात नहीं कर रहा, दूरी की बात कर रहा, मतलब कितना दूर है। दूरी का मतलब क्या, कितना दूर है ना, कितना दूर बना है। ठीक, तो एक चीज बताइए, एक पोजीशन छठवें पोजीशन को छोड़ करके पांचों पोजीशन में जो है इस लाइन के जो है बाएं तरफ बन रहा था प्रतिबिंब की दाएं तरफ, बाएं तरफ बन रहा था, समझे ना। तो बाएं तरफ अगर बन रहा था तो ऋणात्मक हुआ, धनात्मक। ठीक, तो ये कहाँ बनता है, बाएं तरफ बनता है, बायां तरफ बनता है। तो हम कह सकते हैं ये कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कोई दिक्कत तो नहीं आता है। ठीक, अगला हेडिंग क्या है, आभासी प्रतिबिंब की दूरी। आभासी प्रतिबिंब की दूरी। आभासी प्रतिबिंब की दूरी है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आभासी जो है उत्तल में हमेशा आभासीय बनता है, अवतल वाले में क्या होता है, केवल एक पोजीशन पे बनता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है उत्तल वाले में क्या होगा, हमेशा बनेगा, और अवतल वाले में केवल एक केस में बनता है, ज्यादातर नहीं बनता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो एक चीज बताइए, आभासी वाला तो इसमें बनेगा उत्तल वाले में। ठीक, लेकिन जो भी हम लोग पढ़े थे वस्तु जो है ऊपर बना, मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर बना था, नीचे ऊपर बना था। ठीक, अच्छा, मुख्य अक्ष के ऊपर बना था, तो ये आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य अक्ष के ऊपर। ऊपर है ना, मुख्य अक्ष के ऊपर। अच्छा, दाहिने तरफ बना था, बाएं तरफ, दाएं तरफ प्लस दायां तरफ। तो अगर ये पोजीशन दिखा रहा है तो हम कह सकते हैं, अच्छा ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर जो धन होता है, ऋण होता है, धन होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर धन होता है, मुख्य अक्ष के नीचे ऋण होता है। ठीक, और मुख्य अक्ष के बाएं तरफ माइनस, दाहिने तरफ प्लस। ठीक, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी वाला, वो दोनों कंडीशन के हिसाब से, मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर के हिसाब से तथा दाएं तरफ के हिसाब से, ये दोनों हिसाब से क्या हो गया, धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है ना, बात समझाई। इसके बाद जो है आभासी प्रतिबिंब की बात अगर करें तो उत्तल दर्पण में अवतल वाले में एक जगह बना था ना, और वो कहाँ बना था, मुख्य अक्ष के ऊपर बना था, नीचे ऊपर बना था। ठीक, अच्छा, जब बना था तो वो जो है पीछे की तरफ बना था, मतलब जीरो के दाहिने तरफ बना था, बाएं तरफ, दाहिने तरफ बना था। ठीक, तो दाएं तरफ क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, और यहाँ पे हो गया हमारा F और यहाँ पे हो गया हमारा C। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना था, ऐसा ना, तो उस तरफ क्या होगा, धन होगा, इस तरफ क्या होगा, ऋण होगा। ठीक, उस तरफ धन बना था तो हम कह सकते हैं दाहिने तरफ बनता है। कहाँ पे बनता है, दाहिने तरफ। ये धनात्मक होगा, ऋणात्मक, धनात्मक होगा। तो धनात्मक कारण पूछा जाए तो कौन से तरफ, दायां तरफ। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अगला पोजीशन, सातवां पोजीशन क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब लंबाई मतलब क्या होता है, हम लोग कितने ऊंचे हैं, ये हमारी क्या है, लंबाई है। तो ये सीधा सीधा हम कह सकते हैं। और क्या पूछ रहा है, ऊंचाई की बात कर रहा है। अब एक चीज बताओ यार, उत्तल, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि काश हमारा घर इतना बड़ा होता, अरे इतना बड़ा होता देखने में तो उसको नाप पाओगे, हवा में बात कर रहे हो, इतना बड़ा होता, कोई निशान नहीं कहीं पे, उसको नाप पाओगे। ठीक, और जब कोई चीज वास्तव में है ये नहीं, केवल मान लिया गया, तो उसको नापा जा सकता है, नहीं नापा जा सकता ना।
तो उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब का लंबाई होगा, जब वो सही सही है ही नहीं है, कल्पना किया गया, मान लिया गया है, उसको नापा जा सकता है, तो इसमें लागू होगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि मापा नहीं जा सकता, वास्तविक रूप से मापा नहीं जा सकता, है ना, ऐसा लिखा है, वास्तविक रूप से मापा नहीं जा सकता। कुछ लोग अपना मामा मत याद कर लेना। मापा नहीं जा सकता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह लागू नहीं होता है। बात सुन रही, कोई दिक्कत? अब हम लोग आ जाते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण वाले केस में क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा जो है दिया रहता है, इतना ऊंचा है, इतना छोटा, इतना बड़ा है। इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं, अच्छा वास्तविक प्रतिबिंब का लंबाई जो होता है, आप देखेंगे वास्तविक वाले में प्रतिबिंब जो हमेशा कहाँ बनता है, जैसे मान लीजिए एक हम दिखा रहे हैं आपको, ये हो गया मान लीजिए F और ये हो गया C, है ना। अब मान लीजिए वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक किरण निकला इधर आया, F से होके गुजरा, है ना, दूसरा का वाला ये यहाँ से होके गुजरा, ये कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है, ऊपर, नीचे। नीचे का मान क्या होता है, माइनस, ऊपर का मान प्लस। अगर ऊपर का मान प्लस है, नीचे का मान माइनस है, तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, मतलब ऊंचाई होगी, वो क्या होगी, ऋणात्मक, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। यहाँ पे क्या है, ये कटान बिंदु कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब माने क्या, इमेज, छाया, परछाई, तो ये कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है, तो नीचे बनेगा तो ऋणात्मक बनेगा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, ये ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। अगर कारण पूछा जाए तो कारण में क्या दिखाएंगे, मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे, है ना। कोई दिक्कत? लास्ट पोजीशन हमारा 8वां बचा है, क्या है, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक, आभासी प्रतिबिंब, आभासी आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े थे उत्तल में जो है दोनों पोजीशन में जो है काल्पनिक प्रतिबिंब ही बन रहा था, और अवतल वाले में केवल एक पोजीशन, छठवें वाले में क्या बन रहा था, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था, वो भी कब, जब वस्तु बहुत नजदीक था, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन में हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए हम उत्तल की बात करते हैं, ठीक, और वस्तु मान लीजिए यहाँ पे रखी हुई है, तो हम देख रहे थे कि जो है ये कटान बिंदु जो हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर बन रहा था, नीचे तो ऊपर बन रहा था। आप लोग फिगर उठा के देख लीजिएगा, उत्तल वाले में क्या होता है, हमेशा जो है वस्तु जो है मुख्य अक्ष के ऊपर की मुख्य अक्ष के नीचे, ऊपर। ऊपर अगर हुआ तो धनात्मक होगा, ऋणात्मक, धनात्मक। कारण पूछा जाए तो मुख्य अक्ष के ऊपर तथा कौन से तरफ होता है, दाहिने तरफ, है ना, मुख्य ये दाहिने तरफ, और क्या लिखा सकते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर, ठीक है, उत्तल में हो गया। अवतल में बात करें तो अवतल में छठवां पोजीशन जो था, जब वस्तु जो बहुत पास था तब जाके प्रतिबिंब कहाँ बनता था, मुख्य अक्ष के ऊपर, और जब ऊपर बनता था तो धनात्मक हुआ, ऋणात्मक है, धनात्मक, और उस पार दाहिने तरफ बन रहा था, बाएं तरफ, दाहिने तरफ, तो दाहिने तरफ का क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक ना, धनात्मक। अगर कारण की बात करें तो दायां तरफ,
और मुख्य अक्ष के ऊपर भी। कोई दिक्कत? बहुत आसान था, लेकिन जो दिमाग लगाने की जरूरत है बस, और कुछ करना नहीं इसमें। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब आप लोग इसको उतार लीजिए। इसमें देखिए कॉलम हम बड़ा बड़ा इसलिए बनाने के लिए बोले थे ना, ताकि जो आपको चित्र सही समझ में आ जाए कि कहाँ से जो है ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, उतार लीजिए।